और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो हम लोग वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टी के बारे में देखते चलते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है ना वो आप सबको पता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, वो सारी चीजें आपको पता है। हम एक छोटा सा यहाँ कॉर्नर में टेबल ऐसे रफली ड्रॉ कर दे रहे हैं। जैसे आपने एक छोटा सा ऐसे टेबल बना लिया, ये मान लीजिए आपका एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा बीच में आता है डी ब्लॉक, और इधर राइट हैंड कॉर्नर पर आ जाएगा आपका पी ब्लॉक। तो ये हो गया एस ब्लॉक, बीच में हमारा है डी ब्लॉक, और इधर आपका है पी ब्लॉक। और जो नीचे आपका आता है ना जिसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक, इसमें हमारी दो सीरीज आती है ना, एक आप कहते हैं 4F लैंथेनाइट्स और 5F आप एक्टिनाइट्स बोलते हैं। एस ब्लॉक में अगर बात करें ना तो ये आपके दो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे। ऐसे डी ब्लॉक में अगर लेंगे ना तो देयर आर ये 10 ग्रुप्स आ जाएंगे हमारे। दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6 और ये हमारा हो गया 7। यहाँ पर आप लेते हैं 8, दिस इज 9 और ये आपका आ गया 10 और यहाँ पर ये 11 और ये 12। इसी तरह से अगर आप पी ब्लॉक लेते हैं ना तो इसमें आपके ये होते हैं, जैसे आपका आ गया ये 13 तो ग्रुप है, ये हमारा 14 है और ये हो गया आपका 15, 16 और ये आपका 17th एंड 18th ग्रुप। तो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स और इनमें जो आप पीरियड्स लेते हैं ना तो ये आप मान लो फर्स्ट पीरियड है, ये हो गया आपका सेकंड पीरियड, इसी तरह से ये थर्ड पीरियड आप ले लीजिए, ये फोर्थ पीरियड, यहाँ पर फिफ्थ आ गया और ये सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। तो केवल हम आपको ये बता रहे हैं, हम एलिमेंट्स इसमें नहीं फिल कर रहे हैं बेटा, आप सब लोग पढ़े हैं अच्छी तरह से। तो पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जिनको आप पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप और पीरियड्स में जो आप रिलेशन लिखते हो ना, हम आपको एक नंबर लिख रहे हैं और वो नंबर आपको बताना है। जैसे हिंदी का नंबर आप पढ़े हैं ना, ये आपका इंग्लिश में तो आप इसे 36 कहते हो ना, पर हिंदी में इसे 36 कहते हैं। तो 36 में आप देखिए ना कि दोनों के पीठ मिले हुए हैं कि नहीं, बोलो बेटा। इसका मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अगर वेरिएशन देखा जाए डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, जब आप चलोगे तो इनमें 36 का रिलेशन होता है। 36 तो हिंदी वाली अंग्रेजी वाली बात नहीं बनेगी ना, यहाँ पे हिंदी की बात करेंगे तो 36 का आंकड़ा होता है दोनों में। मतलब ये है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे बेटा। पीरियड और ग्रुप्स में जब आप रिलेशन की बात करोगे, जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं और अक्रॉस द पीरियड चलेंगे ना, तो इनमें 36 का आंकड़ा होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है ना तो डाउन द ग्रुप हमारी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। मान लो कोई प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब बिल्कुल उल्टा रिलेशन चल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं 36 का आंकड़ा होना, मतलब बिल्कुल भी आपस में ना बन पाना।
तो ग्रुप और पीरियड्स में जो रिलेशंस लेकर के चलेंगे बिल्कुल अपोजिट लेकर के चलना है आपको, कि जो चीज आपकी पीरियड्स में बढ़ेगी वो डाउन द ग्रुप हमारी वो डिक्रीज होगी। अब इन्हीं में जो हम लोग प्रॉपर्टी लिखे हैं ना, उन्हीं प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कहा अराइजेशन पोटेंशियल, आप लीजिए अराइजेशन पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है आईपी से, और सिंपल वर्ड इसके लिए आई यूज करते हैं। आप कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम लीजिए, मतलब सिंगल एटम जब भी आप लोगे ना तो वो आपका गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। सिंगल एटम हमेशा गैसियस स्टेट में होता है और इसे आइसोलेट बोला गया, मतलब अलग है, बिल्कुल किसी के साथ जुड़ा नहीं है। तो सिंगल एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो ना, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब हमें पता है ना कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता है, तो अगर हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं ना, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा ना, उसी को हम लोग कह देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो इसलिए इसको कह देंगे फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है। लिसन अगेन, it is the minimum energy which is required to remove, it is the minimum energy which is required to remove an electron from an isolated gaseous atom। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, उसे ही आप कह देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसी का नाम रखा जाता है फर्स्ट आईपी। अब इसको हमने डिनोट कर दिया ये I1। अब आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन आप कम करते जाओगे तो यहाँ प्रोटॉन्स के नंबर तो बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं, बोलो बेटा। अब यहाँ पर देखो, मान लो अगर आप यूनिक पॉजिटिव चार्ज से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बाकी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब यूनिक पॉजिटिव चार्ज से अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इसको आप कह देते हैं सेकंड आईपी। क्या नाम देंगे इसको? सेकंड आईपी। इसी तरह से अगर आपने बाईवैलेंट पॉजिटिव चार्ज से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दो, तब हम इसे क्या नाम दिया जाएगा इसको बेटा? थर्ड आईपी कहेंगे। अब आपके ट्राई पॉजिटिव चार्ज से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब प्रोटॉन्स के नंबर बहुत ज्यादा हो गए हैं, और अब इलेक्ट्रॉनों पे जो पकड़ है न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट मींस अगर आप फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो केवल हमारी तीन आईपी हो गई, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी। अगर इन तीनों का जनरल ऑर्डर लिखें, नाउ जनरल order of IPs, तो आप कहते हैं ना कि थर्ड आईपी इज मोर देन सेकंड आईपी एंड सेकंड आईपी इज मोर देन फर्स्ट आईपी। ये हमारा जनरल ट्रेंड होता है बेटा। क्या होता है हमारा ये जनरल ट्रेंड। पर आपको मालूम है कि जनरल ट्रेंड के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आपसे आस्क नहीं किया जाता है। हमेशा जो क्वेश्चन आस्क किया जाता है ना वो आपके एक्सेप्शंस वाली जगहों पर और जो थोड़ी चीजें टिपिकल होती उन पर क्वेश्चन दिया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग
factors affecting ionization potential. Factors affecting IP. अब पहला फैक्टर आया ना कि IP is inversely proportional to atomic size. IP और एटॉमिक साइज में जो रिलेशन होता है ना, ये इनवर्स रिलेशन होता है. IP is inversely proportional to atomic size, directly proportional to effective nuclear charge. Effective nuclear charge. It is directly proportional to electronic configuration. Electronic configuration, and it is inversely proportional to screening और shielding इफेक्ट कहते हैं इसको. स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. ये हमारे चार फैक्टर्स है. IP inverse to the atomic size, directly proportional to effective nuclear charge, directly proportional to more stable electronic configuration, and it is inversely proportional to screening और shielding इफेक्ट कहते हैं. इन फैक्टर्स को वन बाय वन हम लोग चेक कर लेते हैं. So there are four factors which describes the variation in ionization potential. यहाँ पर एक टर्म हमने लिखा है ना, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसे आप बात करोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप डिनोट करते हो Z स्टार से, और Z स्टार इक्वल टू होता है Z माइनस सिग्मा. जहां पर Z हमारा जो है वो है एटॉमिक नंबर, और सिग्मा जो होता है दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. इट मींस किसी भी एटम के या एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में से जब आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू माइनस कर दोगे तब हमें यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता लग जाएगा. पर अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन आप जिस रूल से करते हो ना, वो है हमारा स्लेटर्स रूल. कौन सा रूल है बेटा? स्लेटर्स रूल है. पर यहाँ पर हम आपको स्लेटर्स रूल नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि ये तो आपका काफी लंबा प्रोसेस है. हम आपको और आसान तरीके से बताते हैं कि कैसे जेड इफेक्टिव आप आसानी से पहचान ले जाओगे. आप स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट समझिए. जैसे आप एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लीजिए, ये कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कंसीडर करिए. ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो आपका माइनस चार्ज होगा. आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा? इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन आपके मौजूद है ना, सभी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो क्या इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा?
तो हमें बिल्कुल पता है कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, पर इन इलेक्ट्रॉनों के फोर्स ऑफ रिपल्सन को मिनिमाइज हमारा करता है ये न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहता है, और इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना वो बैलेंस हो जाता है। पर जरा गौर कीजिए, जैसे ये k ऑर्बिट है, ये l है, ये mn और ये o हो गया, क्या इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? जैसे पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है बेटा ना, तो जो बिल्कुल करीब होंगे उन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा ना उस पे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब देखो जरा यहाँ यहीं पर एक बात बिल्कुल गौर करिए, ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये यहाँ तक, जैसे पहले दूसरे तीसरे और चौथे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, इन चार ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी होती है कि न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है ना उसको ना लगने दिया जाए। फिर से सुनिए बेटा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी होती है कि न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर जो अप्लाई किया जा रहा है ना वो इन पर न लगने पाए। जब इसका मतलब ये हो गया कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों ने न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सील्ड कर दिया, इट मींस एक इन्होंने यहाँ पर सुरक्षा कवच बना दी है, ये इन्होंने एक सुरक्षा कवच दे दिया है, यहाँ पे सील्ड बना दिया, और इसी सील्ड के वजह से अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर मिनिमाइज हो जाएगा ना तो इन इलेक्ट्रॉनों को बड़े आसानी से हम बाहर क्या कर देंगे, रिमूव कर दिया जाएगा, है कि नहीं बोलो बेटा। और ये जब आसानी से निकल जाएंगे तो आप एनर्जी कम देनी पड़ी ना, तो आईपी हमारी क्या हो जाएगी, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम कह देते हैं स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये बात समझ में आई आप सबको? स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आया, बोलो बेटा। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं ना। इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अप्लाई किया जा रहा है वो न लगने पाए। इसका मतलब इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों ने एक यहाँ पर ढाल तैयार कर दिया है, एक शील्ड तैयार कर दिया है, वो शील्ड जो है न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ लग रहा था वो नहीं लगने पाएगा, ये रोक देगा यहीं पर। इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ किसी एटम के अंदर तो उसकी आईपी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बस यही चीज हमें इन दोनों फैक्टर्स को कोरिलेट कर देना है। यहाँ तक पार्ट समझ में आया आप सबको? अच्छा आप देखो यहाँ पे मान लो ये आपका पीरियड है ना और ये डाउन द ग्रुप है। एटॉमिक साइज में अगर वेरिएशन देखा जाए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ये क्रॉस का साइन हमने बना दिया, इसका मतलब ये अक्रॉस लिखा हुआ है बेटा। तो अगर एटॉमिक साइज में वेरिएशन देखा जाए ना तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड while atomic size increases down the group। अब अगर इस ट्रेंड को फॉलो किया जाए तो अब आप बताओ, अगर एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है बेटा ना, यहां से गौर करिए, अगर एटॉमिक साइज आपका अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो आईपी बताओ, आईपी हमारी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो बेटा। तो पहले फैक्टर के हिसाब से एटॉमिक साइज में वेरिएशन जो आपने देखा ना वो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, इसलिए आईपी हमारी बढ़ती चली जाएगी।
डाउन द ग्रुप जब आप आओगे ना तो यहाँ पर एटॉमिक साइज हमारा बढ़ेगा, जिसके वजह से आईपी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ये पहला फैक्टर क्लियर हुआ। अच्छा आप देखिए जरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें ना तो जब आप अक्रॉस द पीरियड चलते हो तो अक्रॉस द पीरियड में नंबर ऑफ सेल जो होते हैं, इट मींस पीरियड सेम होने पर नंबर ऑफ सेल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हो जाने से जो आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर ही साइज हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, यहां पर दोनों चीजें ठीक से समझिए। अक्रॉस द पीरियड जब चलोगे, डाउन द ग्रुप जब चलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों ही केसेस में बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे से बढ़ेंगे वैसे वैसे वहां पर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। पर डाउन द ग्रुप जो है ना वहां पर नंबर ऑफ सेल एकदम से बढ़ जाने से ये जो आपका स्क्रीनिंग का जो कंसेप्ट है ना वो आप जो है इस पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर मेनली साइज फैक्टर को काउंट करके चलेंगे। फिर से गौर करिए, अक्रॉस द पीरियड चलोगे एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो वहां पर एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता चला जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों तरफ हमारा इंक्रीज होता है बेटा, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप दोनों साइड में बढ़ता है। पर जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो ना तो आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जब चलेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ सेल एकदम से बढ़ जाते हैं ना, और नंबर ऑफ सेल बढ़ जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो पहला फैक्टर हमारा आ गया कि अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो आईपी हमारी बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप चलेंगे तो आईपी हमारी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। आप इस फैक्टर पर आएंगे। मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, those elements which have half filled and fulfilled orbitals, their configuration is said to be more stable. ऐसे एलिमेंट्स जिनका हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मोर स्टेबल माना जाता है, क्योंकि ये चीज हुंड साहब ने पहले ही बताया था। तो अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी हमें पता है ना कि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल माना जाता है। अब अगर इसको फॉलो किया जाए ना तो अब आप जरा लीजिए यहाँ पे, जैसे आप लीजिए एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन योर नीट एंड जेईई। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स अगर हम लिखे ना तो ये हो जाएगा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर आ गया नियॉन। भाई अगर जनरल ट्रेंड फॉलो करें ना तो लिथियम की आईपी बेरिलियम से कम होनी चाहिए, बेरिलियम की बोरान से कम होनी चाहिए, बोरान की कार्बन से, कार्बन की नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। पर ये वाला ऑर्डर तो हमारा गलत है ना, ये ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। अब जरा इसके कॉन्फ़िगरेशन को लो, ये हो गया 1s2 और ये 2s2। इसके कॉन्फ़िगरेशन को लेंगे तो यहाँ पर p ऑर्बिटल आपका p1 हो गया। इसी तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन p2 होगा,
इसका कन्फिग्रेशन हो गया P3, ऑक्सीजन का हो जाएगा P4, ये हो गया आपका P5 और यहाँ पर आप क्या लेंगे P6 लेंगे। आप देखो ना नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल कैसा है, देखो बेटा ये हमारा हाफ फिल्ड है ना, और नियॉन का p ऑर्बिटल आप बताओ, ये क्या है हमारा फुल फिल्ड हो गया। और बेरिलियम का जो s ऑर्बिटल है वो आप देखो ये भी क्या है हमारा फुलफिल्ड है कि नहीं है। तो अब अगर हमने अभी रूल क्या पढ़ा कि ऐसे एलिमेंट जिनका हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मोर स्टेबल माना जाता है, और ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ दे रिक्वायर मच मोर एनर्जी। ये कंसेप्ट समझ में आया आप सभी के, बोलो बेटा। अरे ये कंसेप्ट सभी के पल्ले पड़ा, बोलो भाई। तो अब यहाँ पर वेरिएशन अगर लिया जाए ना, तो आप देखो भाई लिथियम की फर्स्ट आईपी बेरिलियम से कम है, पर बेरिलियम की आईपी बोरान से ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि बेरिलियम का s ऑर्बिटल कैसा है हमारा फुलफिल्ड हो गया बेटा ना। बोरान की आईपी कार्बन से कम है, कार्बन की आईपी नाइट्रोजन से कम है, पर नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, बोलो बेटा अब ज्यादा हो गई ना, क्योंकि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल कैसा हो गया हमारा, वो फुलफिल्ड हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन की आईपी फ्लोरीन से कम है और फ्लोरीन की आईपी नियॉन से कम है। ये होता है करेक्ट ऑर्डर। अब अगर मान लो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको प्लेस करना होना इन सारे एलिमेंट्स का करेक्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले नंबर पर हम किसको रखेंगे? सबसे पहले नियॉन आया, उसके बाद फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद बताओ अब आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आया हमारा कार्बन, कार्बन के बाद आ जाएगा बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद आएगा हमारा बोरान, और बोरान के बाद आएगा लिथियम। So this is the correct order of first IP of elements of second period. ये कंसेप्ट आप सभी के समझ में आया, बोलो बेटा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है आपके नीट और जेई का। चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करिए। तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अगर आईपी पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का अगर हमें पूछा जाता है ऑर्डर, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो अच्छे से क्लियर आ रहा है बेटा, आप सबको दिख रहा है बढ़िया से? चलो वेरी नाइस। तो फर्स्ट आईपी का वेरिएशन क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, वो भी देखिए। जैसे आप लीजिए ना, देखिए वेरिएशन इन फर्स्ट एंड सेकंड आईपी, फर्स्ट एंड सेकंड आईपी। हम ये तीन एलिमेंट्स आपको देके कंपेयर कर रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 और इसका एटॉमिक नंबर 13 है। अगर हम इनके फर्स्ट आईपी कंपेयर करें ना, तो अब आप बताओ अगर इनकी फर्स्ट आईपी लिया जाए, फर्स्ट आईपी, तो फर्स्ट आईपी में आपको पता है कि सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज मोर देन एल्यूमिनियम। भाई मैग्नीशियम का s ऑर्बिटल क्या है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड है ना,
और एल्युमिनियम का p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, इसलिए मैग्नीशियम ज्यादा हो जाएगा और एल्युमिनियम हमारा कम हो जाएगा। ये तो फर्स्ट आईपी की बात हो गई। अगर हम बात करें ना सेकंड आईपी, सेकंड आईपी का मतलब ये हो गया कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब आप लूज करा दोगे तो अब इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारा, ये जस्ट लाइक नियॉन हो गया बेटा ना। अब नियॉन लाइक हो गया तो अब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है कि नहीं है, और ऐसे एलिमेंट्स जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे उनके आईपी सबसे ज्यादा होते हैं, दे हैव द हाईएस्ट आईपी। अब अगर हम आपसे कहते हैं ना कि इस Na पॉजिटिव से कहा जाए कि इसको Na++ बनाओ, इसका मतलब इट रिक्वायर्स very high energy, very high energy। और यहीं पर अगर हम आपसे कहते हैं मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसकी फर्स्ट आईपी। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन पर अगर आप चलते हो ना तो देखो ये हमारा 282 है और ये हो गया 281। क्या एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आया? इसमें नहीं मिला हमें। इसका मतलब Mg+1 से अभी एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब जरा गौर करिए कि अगर हम आपसे कहते हैं कि सोडियम का सेकंड आईपी और मैग्नीशियम का सेकंड आईपी, अगर ये दोनों कंपेयर किया जाए बेटा ना तो किसका सेकंड आईपी ज्यादा हो जाएगा? सोडियम और मैग्नीशियम में से सेकंड आईपी किसका ज्यादा होगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका जो है सेकंड आईपी ज्यादा मिलेगा? बोलो बेटा। हाँ, सोडियम का। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब सेकंड आईपी जब कंपेयर करेंगे तो सोडियम का सेकंड आईपी मैग्नीशियम से क्या हो गया हमारा? ज्यादा हो गया। अच्छा आप बताओ, ये एल्युमिनियम लीजिए जरा। क्या लीजिए बेटा? एल्युमिनियम। इसी तरह से एल्युमिनियम से जरा इलेक्ट्रॉन फाइंड बाहर निकालो। भाई एल्युमिनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये 3 है ना। आपने एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाला तब ये हो गया 282। ये है आपका फर्स्ट आईपी। अब जैसे ही 282, इसका मतलब s ऑर्बिटल क्या हो गया? इसका कंप्लीटली फिल्ड हो गया बेटा ना। भाई इतने का कॉन्फ़िगरेशन लिंक हो गए तो इसका ये मैग्नीशियम के तरह से हो जाएगा। इसका मतलब s ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली फिल्ड है। अब इससे जब आप फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब इससे निकालना ज्यादा इजी नहीं होगा। जैसे मैग्नीशियम की फर्स्ट आईपी जब आपने कंपेयर किया था बेटा ना तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आईपी सोडियम से ज्यादा थी, और ज्यादा इसलिए था क्योंकि आपको पता था इसका जो s ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड है। एल्युमिनियम से भी ज्यादा था क्योंकि इसका s ऑर्बिटल क्या था हमारा? कंप्लीटली फिल्ड था ना। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर ये मैग्नीशियम के तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा ना तो उससे एक इलेक्ट्रॉन फर्दर निकालना इजी नहीं होगा। अरे ये बात आपके समझ में आई? तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें ना सेकंड आईपी, तो सेकंड आईपी के हिसाब से मैक्सिमम सेकंड आईपी किस एलिमेंट्स की मानी जाएगी? which have the maximum second IP? सबसे पहले हमारा आ गया सोडियम, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, देन हमारा क्या आ जाएगा बेटा? ये मैग्नीशियम आ गया। ये सेकंड आईपी का ऑर्डर है।
अरे ये बात समझ में आया सभी के? बोलो बेटा। अनस, कहां पर परेशानी हुई बताओ। हमने क्या किया ना, जब एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला बेटा ना, तो एल्यूमिनियम अब हो गया मैग्नीशियम की तरह से। और आपको तो पहले से पता है ना कि एल्यूमिनियम अगर फर्स्ट आईपी लेकर के चलते ना, तो एल्यूमिनियम से तो ज्यादा था ना मैग्नीशियम का फर्स्ट आईपी। वही काम हमने क्या किया है यहाँ पर, एल्यूमिनियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा ना, तो अब वो आपका जो है ना मैग्नीशियम के तरह से हो गया। तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना तो वैसे इजी नहीं था ना, इसीलिए अब जो आपका एल्यूमिनियम है ना, उसकी सेकंड आईपी मैग्नीशियम से ज्यादा हो जाएगी। फिर से देखो, जरा सा दिमाग लगाना होता है, दिमाग तुरंत ही आउट हो गया। ये आप लीजिए 1s2 2s2 2p6 और ये आपका 3s2 3p। ये एल्युमिनियम 13 का कंफिगरेशन है, ठीक है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दोगे ना, इस एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पहले इसका कंफिगरेशन ये वाला था। जब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया ना, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2। अब जरा देखो यहाँ पर s ऑर्बिटल कैसा है, बोलो बेटा। ये फुलफिल्ड हो गया ना। और यही सेम कंफिगरेशन आपका पता है कि मैग्नीशियम का होता है, 1s2 2s2 2p6 और ये आपका 3s2। और जब आपने जनरल ट्रेंड फॉलो किया था ना, तो आपने ऐसे लिखा था ना कि Na इज लेस देन Mg एंड Mg इज मोर देन एल्यूमिनियम, था कि नहीं? ये आपका था फर्स्ट आईपी का ऑर्डर। तो जब सेकंड आईपी में आप चलोगे ना, तो अब ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया मैग्नीशियम की तरह से, इसलिए आपका एल्यूमिनियम पहले नहीं आ जाएगा बेटा ना। अब मैग्नीशियम तो सोडियम की तरह से हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, फर्दर जब आप निकालने की बात करोगे। अरे ये बात अब दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, बोलो भाई। लवन्या बेटा, चलो भाई चलो, बहुत अच्छे। हाँ, आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड आईपी, यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लो, लिख लीजिए। लिखिए inert gases have maximum ionization potential। एक क्वेश्चन आईपी पर आपके बोरान फैमिली से पूछ लिया जाता है, वो भी जरा देख लीजिए। जैसे आप लिखिए बोरान फैमिली, आपने जैसे लिया बोरान, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम और ये थैलियम। बैल गए इंडिया से थाईलैंड बेटा, बस यही तो याद रखते हैं ना हम लोग। बैल गए इंडिया से थाईलैंड, या आप कहते हैं ना बैगन आलू गाजर इन थैला। ये सारे तरीके आप लोगों ने याद लर्न कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर जनरल ट्रेंड फॉलो किया जाए ना, तो ये डाउन द ग्रुप है हमारा हिसाब किताब। तो बोरान शुड बी मोर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शुड बी मोर देन गैलियम, एंड गैलियम शुड बी मोर देन इंडियम, एंड इंडियम शुड बी मोर देन थैलियम। पर ये ऑर्डर हमारा गलत पाया जाता है। जो करेक्ट ऑर्डर है ना, वो इस तरह से है
boron is more than aluminium, but aluminium is less than gallium, and gallium is more than indium, but indium is more than helium, but indium is less than helium. कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों ऑर्डर है? Why the first IP of gallium is more than aluminium? Anyone? लवन्या बेटा बताओ. ईसा ने लिखा शील्डिंग इफेक्ट. जानवी बेटा. ईसा किसका शील्डिंग इफेक्ट बताइए. Why the first IP of aluminium is less than gallium? और अगर आपने शील्डिंग इफेक्ट लिखा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ा ही नहीं आपको. Why the ionization energy of aluminium is less than gallium? हाँ ईसा ने सही आंसर दिया. नो मोर स्टेबल कन्फिगरेशन. चलो समझ लो इसको. जैसे आप गैलियम पर आते हैं बेटा ना, तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और गैलियम का है 31. जब इसका कन्फिगरेशन लिखते हो ना तो ये आता है आर्गॉन 4s2 और 3d10, और इसका कन्फिगरेशन जब आप लिखोगे तो आर्गॉन 4s2 3d10 और ये आपका 4p1. इस तरह कन्फिगरेशन आया ना. आप देखो कि जिंक, जैसे जिंक के बाद जो एलिमेंट आएगा ना उसका d ऑर्बिटल क्या हो गया बोलो बेटा. ये फुलफिल्ड हो गया ना, तो इसका मतलब गैलियम का जो d ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड है. अब एक यहाँ पर कंसेप्ट याद रखो कि जैसे ही d ऑर्बिटल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन अब स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. d ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है तो वो स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बेटा ना, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका रिमूवल क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया ना. यही रीजन है कि गैलियम का जो फर्स्ट आईपी होता है एल्युमिनियम से क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा. रीजन लिख दो बेटा. लिखिए द फर्स्ट आईपी ऑफ gallium, the first IP of gallium is more than aluminium due to poor shielding, effect of d orbital. इन ब्रैकेट लिख दीजिए फुलफिल्ड d ऑर्बिटल, बिल्कुल यही सेम रीजन ही यहाँ पर लगा दो. जब आप थैलियम लेते हैं ना तो थैलियम आता है मरकरी के बाद. जब आप मरकरी पर पहुंचोगे तो यहाँ पर 4f14 हो जाएगा. तो जैसे ही f ऑर्बिटल आपका फुलफिल होगा बेटा ना, तो इसके जो 14 इलेक्ट्रॉन है ये भी आपके स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनका भी रोल खत्म हो गया. इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अट्रैक्ट हो गया न्यूक्लियस की तरफ, जिसको आपका देते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल. तो यहाँ पर भी रीजन पुट कर दो. द फर्स्ट आईपी ऑफ थैलियम
the first IP of thallium is more than indium due to poor shielding of electrons of f orbital, due to poor shielding effect of electrons of f orbital. इन ब्रैकेट लिख दीजिए फुलफिल्ड f orbital, तो करेक्ट ऑर्डर हमें मिला देखो इस तरह से, बोरान मोर देन गैलियम, मोर देन एल्यूमिनियम मोर देन क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा थैलियम, एंड थैलियम इज मोर देन इंडियम. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी. अब आप जरा एक ऑब्जेक्टिव लिखिए बेटा और आंसर जरा दीजिए. लिखिए among the following elements which have highest IP. फर्स्ट ऑप्शन लिखिए नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन लीजिए हीलियम और लास्ट ऑप्शन लीजिए हाइड्रोजन. Which option is correct? चलो बहुत अच्छे बेटा, सबके आंसर करेक्ट है. हीलियम. क्वेश्चन वही, हमने ऑप्शन बदल दिए. पहले ऑप्शन पे रखा हमने यहाँ पे सोडियम, नेक्स्ट हमने रख दिया है यहाँ पे मैग्नीशियम, नेक्स्ट यहाँ पर रखा एल्यूमिनियम और नेक्स्ट लिया फास्फोरस. अब आंसर बताइए बेटा. क्वेश्चन वही तो ऑप्शन बदल दिया हमने. लवन्या बेटा ठीक से कंसेप्ट अप्लाई करो. जानवी, हाँ ईसा बेटा बहुत अच्छे. फास्फोरस, मनीषा फास्फोरस होगा क्योंकि फास्फोरस का p ऑर्बिटल क्या है बेटा, हाफ फिल्ड हो गया ना. देखो कैसे भाई, सबके कंफिगरेशन मिला लो ना. और वैसे भी आपको पता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन आया, देन फास्फोरस आया ना. अब अक्रॉस द पीरियड चल रहा है ना, आपको पता है, और अक्रॉस द पीरियड चलने पर आईपी तो वैसे भी बढ़ती जाएगी ना. अब यहाँ पे फास्फोरस का p ऑर्बिटल जो है ना वो आपका p3 होता है, तो वैसे भी देखा जाए तो अक्रॉस द पीरियड में भी आपको राइट कॉर्नर पे मौजूद है बेटा ना, तो भी आपका फास्फोरस का फर्स्ट आईपी सबसे ज्यादा रहेगा. ठीक है, ये पीरियड्स का भी गौर कर लिया जाता है ना. लवन्या बेटा समझ में आया? ये अक्रॉस द पीरियड का कंसेप्ट लगा दीजिए ना. अक्रॉस द पीरियड जब हम चलते हैं तो फर्स्ट आईपी क्या होती बोलो, वो बढ़ती चली जाएगी ना. तो सबसे जो आपका राइट मोस्ट एलिमेंट है वो तो हमारा फास्फोरस है ना. दूसरी बात, फास्फोरस का p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, जिसके वजह से भी हमारा आईपी क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा. वन मोर क्वेश्चन लिखिए, अरेंज following elements
arrange following elements in the correct order of their first IP. In the correct order of their first IP, फर्स्ट लीजिए नियॉन, सेकंड आप लीजिए नाइट्रोजन, थर्ड आप लीजिए मैग्नीशियम और फोर्थ आप लीजिए एल्यूमिनियम। गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर आपको देना है, केवल नंबर के हिसाब से लिख दीजिए कि फर्स्ट के बाद कौन सा नंबर आएगा, सेकंड के बाद कौन सा आएगा, थर्ड के बाद या फोर्थ के बाद। करेक्ट ऑर्डर दीजिए, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ज्यादा बेहतर होगा आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐड कर दो। एक मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट बेटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। अभी एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है, एक का भी करेक्ट नहीं है। हाँ, अब जाकर के आपने एक ने सही लिखा। ईसा बेटा, ईसा पहले क्यों गड़बड़ कर रही थी? नियॉन, फिर हमारा नाइट्रोजन, देन आपका मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। साइज भी मिलाना है आपको भाई। ये दोनों आपके हो गए सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और ये दोनों हमारे हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। अब ये सेकंड और थर्ड पीरियड में तो डाउन द ग्रुप आप आ रहे हैं बेटा ना, डाउन द ग्रुप चलोगे। अब डाउन द ग्रुप इसका मतलब हो गया कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की जो फर्स्ट आईपी होगी वो थर्ड पीरियड से तो ज्यादा रहेगी कि नहीं। इसका मतलब नियॉन और नाइट्रोजन की जो आईपी है वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बेटा ना। अब आपको पता है ना कि जब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कंपेयर करते हो ना तो ये मैग्नीशियम का जो एस ऑर्बिटल है फुलफिल्ड है, इसलिए इसकी आईपी एल्यूमिनियम से क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगी। तो जो करेक्ट ऑर्डर हमें मिला वो नियॉन, उसके बाद नाइट्रोजन आया, देन आ जाएगा मैग्नीशियम, देन हमको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम। बिल्कुल सीधे सीधे ऑर्डर हमने लिखा था, उसमें भी आप लोगों ने बहुत गड़बड़ किया। अब कंसेप्ट समझ में आया आप सबको? बोलो बेटा, किसी के दिमाग में कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन के लिए? हमने यहाँ पर वेरिएशन करा दिया था बेटा ना, 2 पीरियड्स के एलिमेंट्स ले लिए थे, ठीक है? हाँ, तो जब 2 पीरियड्स के एलिमेंट्स आ जाए तो वहां पर उस हिसाब से मैनेज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने आपको दिया ना, ये दो मॉलिक्यूल लीजिए, एक आपने लिया HF और एक आपने लिया है यहाँ पे Cl2। HF और Cl2, जब एटम अपने ही एटम से जुड़ा होता है ना, तो इसको कहते हैं फ्री स्टेट। क्या कहेंगे इसे बेटा? फ्री स्टेट कहेंगे। यहां पर फ्लोरीन दूसरे एटम के साथ जुड़ा है बेटा ना, तो ये फ्री स्टेट नहीं हुआ, इसको आप कह देते हैं हेट्रोमॉलिक्यूल। हेट्रोमॉलिक्यूल, और ये आपका बॉन्डेड कंडीशन हो गया, बॉन्डेड कंडीशन। फ्री स्टेट आप ऐसे भी दिखा सकते हो, मान लो सोडियम लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है ना, ये मोनोएटॉमिक हो गया, या आपने नियॉन लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा फ्री स्टेट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं En से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लिख देते हैं Ea से। ये दोनों टर्म En और Ea, ये दोनों टर्म जो है वो किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को मेजर करते हैं। En and Ea both terms measure the capacity to attract an electron from an atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि किसी एटम या एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेना। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, और क्या कहते हैं बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। पर दोनों में अंतर क्या है, ये ध्यान से आपको सुनना है। जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे ना, तो हम फ्री स्टेट लेंगे, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो हमारा बॉन्डेड कंडीशन होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर किया जाता है कि जब आपके दो अलग अलग कैटेगरी के एटम्स होते हैं ना, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा टर्म यूज किया जाता है। पर जब एलिमेंट आपका फ्री स्टेट में हो और उस टाइम इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेना, तब वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जब बॉन्डेड कंडीशन होता है तब हम कह देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये डिफरेंस वाला जरा पॉइंट लिखिए। देखिए बोथ terms measure the capacity to attract electron from an atom। Next point, En is used for two bonded atoms in bracket लिखिए हेट्रोमॉलिक्यूल। टू बॉन्डेड एटम्स इन ब्रैकेट लिख दो बेटा हेट्रोमॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में लिखिए, बट Ea is used for free state,
इन दोनों टर्म्स को हम एनर्जी के टर्म्स में मेजर करते हैं बेटा। नेक्स्ट पढ़ लिखिए, En and EA are described in terms of energy, जैसे मान लो लेट ये कोई आपका बी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें जब आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तो ये आपका नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी ना उसी एनर्जी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पर दोनों में अंतर आपको पता है, जब बॉन्डेड कंडीशन हो तब आप En कह दीजिए और जब आपका फ्री स्टेट हो तब हम क्या कह देंगे बेटा, Ea बोल देंगे। Have you got it this point? अब यहां पर फैक्टर की बात कर लेते हैं ना। Now factors affecting En, तो ये बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे En inverts to atomic size, directly proportional to Z star। Z star का मतलब आपको पता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, it is inversely proportional to screening or shielding effect, screening or shielding effect। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी रोल नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे आपने आईपी में एक फैक्टर आपका ज्यादा बढ़ गया था ना, वो फैक्टर यहाँ पर उसका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर केवल तीन ही फैक्टर हैं, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन तीनों में रिलेशन En आपका इनवर्स टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। वेरिएशन भी बहुत इजी होता है, इसमें कोई ज्यादा आपको ये नहीं कि ज्यादा दिमाग लगाना है। यहाँ पर जैसे आप लिखे ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इस मेजर करना हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपने जैसे लिखा ना यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये आपका नियम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 1.5, ये 2 ले लीजिए, 2.5, 3 और यहाँ पे 3.5, ये 4। अब यहाँ पर 4.5 ना लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो हमारे हीरो है बेटा ना। जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जीरो होती, इसलिए उनको हम लोग हीरो मानते हैं भाई ना। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या रखना, आपको जीरो रखना है। केवल आईपी में ये मैक्सिमम होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, वो आपकी जीरो हो जाएगी। अगर यहीं पर डाउन द ग्रुप ले लो, क्लोरीन, ये ब्रोमीन और आयोडीन, तो क्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप देख के वेरिएशन खुद ही बता दो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो वेरिएशन है वो अक्रॉस द पीरियड क्या है, बोलो बेटा, increases across the period and electronegativity decreases down the group।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बिल्कुल आसानी से। बस ये कुछ एलिमेंट्स की वैल्यूज बस आपके दिमाग में रखना है। सेकंड पीरियड में 0.55 ऐड करते जाओ अप टू फ्लोरीन, और हेलोजेंस का जो है सीधा सीधा ऑर्डर है फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रेगुलर होती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। यहां पर एक एक तुम्हारा बहुत ही आसान से क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि इन सारे एलिमेंट्स में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट्स की है, तो क्या आपका जवाब होगा, बोलो बेटा। फ्लोरीन हो जाएगा ना, लिख लीजिए, एक लाइन ऐड कर दो। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहीं पर सेशन हम लोग एंड करते हैं बेटा ना। आज का लेक्चर खूब अच्छे से समझ में आया सभी को, बोलो बेटा।